तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट नंबर 9 है अभ्यास सीरीज का। इसके अलावा बात करें, ये टेस्ट नंबर 2 है, उसका आज पार्ट 5 है। यानी किसी भी टेस्ट सीरीज को हम 5 पार्ट में पढ़ रहे हैं, 5 लेक्चर में, यानी प्रत्येक टेस्ट वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहे हैं। और इसके पहले हमने टेस्ट फर्स्ट में जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इस टेस्ट में, टेस्ट 2 में हमने क्या क्या कवर किया है। इसमें हमने रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर, डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर, और ये खासियत है इस टेस्ट सीरीज की, ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो है इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा जब 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे सभी टेस्ट के, यानी इस टेस्ट 2 का 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, तो आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको व्याख्या के साथ क्वेश्चन अलग अलग जो है आपको पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम इस पे जो है इस टेस्ट नंबर 2 में ये टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 4 पार्ट में क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आज है पार्ट 4। जैसा कि हमने आपको बताया, पार्ट 4 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 61 से 80 क्वेश्चन को देख रहे हैं। और बात करें अगर कुल टेस्ट सीरीज की, लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट को मिलाते हुए, इंक्लूडिंग बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को मिलाते हुए, हम लोग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सभी रेडी हैं, बस आपको सॉल्व करवाना है। और इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ऑन IAS, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, तब भी आपको नहीं मिलता, आप हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डायरेक्ट लिंक मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करें चैनल की, तो इसमें आपको जो है इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो पॉलिटी की चल रही है, जिसमें लगभग 9 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। और इसके अलावा बताएं ज्योग्राफी की चल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, ठीक है, इकोनॉमी की चल रही है। तो ये सब सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपको अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपडेट हो चुके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। इसलिए आप शेयर लाइक जरूर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनके तक ये पहुँचे, यही हमारा मोटिव है। तो चलिए आज की बिना किसी देरी को और देर करते हुए आज को जो है हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, पार्ट 4 टेस्ट 2 का, जिसमें पूछा है सूर्य के सूर्यतापन से पृथ्वी का वायुमंडल सीधे गर्म होता है। ऑप्शन 2 है उच्च तुंगता, यानी हायर एल्टीट्यूड्स पर जब कम तापमान के लिए सामान्य ह्रास दर जिम्मेदार है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट जिम्मेदार है। ऑप्शन 3 है पृथ्वी के भूमि भाग अधिक तापमान परिवर्तन के अधीन है। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। तो इंसुलेशन के बारे में कुछ पूछा है, इंसुलेशन के बारे में ये पूछा है, तो इसमें कौन सा सही है, यानी इसका आपको इंग्लिश में सेम वही इसका ट्रांसलेशन इधर दिया गया है, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन 1 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, पार्थिव विकिरण। यानी पार्थिव विकिरण क्या होता है, यानी जो सतह पृथ्वी के सतह पर, यानी सन द्वारा जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो आती हैं किरणें, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमेशा किरणें आती हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पृथ्वी द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको रात में जब वो रिफ्लेक्ट होता है, तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रिफ्लेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। यानी पृथ्वी की सतह पर परावर्तन जो विकिरण होती है, इसे ही क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन, पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना अप्रत्यक्ष रूप से किसका कारण है, वो पृथ्वी का वायुमंडल किससे गर्म होता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है अप्रत्यक्ष रूप से सीधे नहीं, किससे गर्म होता है, पार्थिव विकिरण से, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन से। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर तापमान में कमी पार्थिव विकिरण के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने के कारण होती है। इसलिए जैसे जैसे आप समुद्र तल से दूरी बढ़ती जाती है, तापमान में गिरावट आती है, यानी तापमान में इस गिरावट को क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम तापमान का अनुभव होता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की, यानी आप प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे बढ़ेंगे, तो उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर में जो आती है, तो उसमें क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर
लगभग 6.5 किलोमीटर की गिरावट आती है। तो इस प्रकार देखेंगे हाई एल्टीट्यूड पर कम तापमान के लिए क्या है, नॉर्मल रेफ्रिजरेट जिम्मेदार। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि अगर बात करें चूंकि समुद्र की तुलना में भूमि जल्दी गर्म होती है, ठीक है। यानी अगर बात करें जैसे लैंड की बात करें, लैंड क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और जो होता है समुद्र होता है उसको गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम जो है ठंडा होने में भी ज़्यादा लगता है, गर्म होने में भी ज़्यादा लगता है। इसका कारण क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे जब भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और तेज़ी से ठंडी होती है, इसलिए भूमि क्षेत्र में तापमान के अधिक परिवर्तन होता है, और भूमि के तापमान में अचानक वृद्धि या कमी जल्दी सामने आ जाती है, यानी ठीक है। इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 1 गलत है, इसमें सही पूछा है, तो 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। यह हुआ इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन होता है सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो भी सुषमा प्राप्त हो रही है उसे ही क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहा जाता है, सूर्य तप कहा जाता है, ठीक है। आपने हीट बजट अगर पढ़ा होगा तो हीट बजट में आपने देखा होगा कि कैसे वो पृथ्वी पे कितना यूनिट आता है, 100 यूनिट अगर आ रहा है सूर्य से तो कितना एब्जॉर्ब होता है वायुमंडल द्वारा, एटमॉस्फेयर द्वारा, फिर उसको रात में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है हीट बजट बराबर हो जाता है, पृथ्वी पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है। ये भी एक आपने पढ़ा होगा, तो क्लाइमेटोलॉजी में ये पढ़ा होगा। ये फिगर देख रहे हैं, इसमें इंसुलेशन समझाया गया है, इंसुलेशन सूर्य तप समझाया गया है। सूर्य तप, सूर्य की किरणें अगर भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। इसमें क्या सूर्य तप जो है इसमें देखेंगे एक कम क्षेत्र में मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाता है, यानी आपतन कोण बढ़ता जाता है, वैसे से इंसुलेशन यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लार्ज एरिया जो है कवर करता है या स्मॉल एरिया कवर करता है, यही इसमें समझाना चाहता है। नॉर्मल रेफ्रिजरेट की बताएं तो यहाँ देखा गया है जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रति 1 किलोमीटर में 6.5 लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो तापमान में कमी आती है, तो ये इसकी बात किया गया है। और ये फिगर इसमें दिखाया गया है, मैंने इसके लिए दिखाया है कि ये दिखाया गया है कि 4 ऋतुएं होती हैं, कैसे कौन सी कंडीशन में क्या होता है। ये जो देख रहे हैं इसमें ये इक्विनॉक्स की स्थिति है, इस समय सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बराबर पड़ता है, इस समय क्या पड़ता है कर्क रेखा पर, ठीक है। जून वाली कंडीशन जो होती है कर्क रेखा पर पड़ता है। जुलाई में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल लैप्स के बारे में दिया गया, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में दिया गया, इसको आप PDF में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ये फिगर क्या दिखा रहा है, ये फिगर दिखा रहा है कि ये अंटार्कटिक सर्किल कब बनता है और आर्कटिक सर्किल कब बनता है, यानी आर्कटिक सर्किल पर कब जो है प्रकाश जो 6 महीने के दिन की बात कर रहा है, इसमें अंटार्कटिक सर्किल की बात कब कर रहा है, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं। फिलहाल हम लेक्चर को जो है आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 62 में पूछा है दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाओं में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक विचलन होता है, ठीक है, यानी डेविएशन की बात कर रहा है। और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान समताप रेखाएं महाद्वीपों के तरफ दक्षिण की ओर झुक जाती हैं। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। यानी इसमें जो पूछा है जो आइसोथर्म होते हैं बार होते हैं, वो उसके जो है डेविएशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन 1 की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 1 में बताया गया है कि अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये गलत है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश क्षेत्र क्या होता है, समुद्र से ढका होता है। जैसे ये फिगर देखिए, ये 2 कंडीशन है, ठीक है। एक जो है आप देखेंगे जनवरी की कंडीशन है, एक जुलाई की कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध का जो अधिकांश क्षेत्र देखेंगे समुद्र से ढका होता है, ठीक है, और भूमि से ढका क्षेत्र कम है। अतः क्या समताप रेखाएं समताप रेखाएं क्या होती है, समान ताप वाली रेखाएं, ठीक है, समान ताप वाली रेखाएं, यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री, 10 डिग्री से 10 डिग्री, ठीक है। समान ताप वाली रेखाएं जो हैं वो समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक समानांतर पर दिखती हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेविएशन कम हो रहा है, ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। जबकि देखेंगे इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे यहाँ डेविएशन क्या होता है, कॉन्टिनेंट के कारण डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण आपने जाना, इसका कारण है समुद्र। क्यों इसका डेविएशन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी जो होता है धीरे ठंडा होता है और धीरे गर्म होता है, और ये क्या होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जिधर तरफ लैंड रहेगा उधर तरफ आइसोथर्म जो होता है उसका डेविएशन यानी विचलन ज़्यादा होगा। तो इसी की बात कर रहा है। तो इसीलिए देखेंगे ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में उत्तरी गोलार्ध में तुलना में अधिक विचलन हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि विचलन कहाँ ज़्यादा होगा,
जो है उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान, अभी मैंने फिगर में दिखाया, उत्तर में लगभग भूमि जो है जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि लैंड उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती हैं, जबकि समुद्रों में उत्तर की ओर झुक जाती हैं। सबसे गहरा दक्षिणी की ओर झुकाव साइबेरियाई क्षेत्र में दिखाई देगा, ठीक है। इसमें ये सब सही है और इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जो स्त्री गर्मियों की बात कर रहा है, झुकाव की बात कर रहा है, तो ये देखेंगे सबसे जो झुकाव देखेंगे साइबेरिया प्रायद्वीप में झुकाव को ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है सर्दियों में कोहरा, ऑप्शन 2 वायु अपवाह, ऑप्शन 3 समुद्र तल है, ये ताल नहीं है, तल है, समुद्र तल से दूरी, ऑप्शन 4 साफ आसमान वाली सर्दी की रातें तापमान व्युत्क्रमण के लिए, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सी परिस्थितियाँ जो है आइडियल है, ठीक है, यानी विच ऑफ द एबव कंडीशन आर आइडियल फॉर थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी तापमान व्युत्क्रमण के लिए कौन सी परिस्थितियां आइडियल हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 बात करेंगे तो तापमान व्युत्क्रमण की बात करेंगे, थर्मल इन्वर्जन की बात करेंगे कि परत के नीचे धूल के कण और धुएं का ढेर बन जाता है जो सर्दियों या मौसम के सुबह के घरे कोहने के कारण बनता है। तो इस प्रकार देखेंगे ये भी ऑप्शन सही है। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है, जैसे अगर देखेंगे नॉर्मल में क्या, नॉर्मल लेफ्ट स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल लेफ्ट स्टेट में क्या होता है, प्रति 1 किलोमीटर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस में तापमान में कमी है, यानी नीचे का जो देखेंगे यानी हॉट रहेगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, ऊपर क्या है ठंडा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं उल्टा हो जाए, ठीक है, नीचे ठंडा रहे ऊपर जाकर तापमान गर्म हो जाए, तो यही तो तापमान की जो आदर्श स्थिति है उसका उल्टा होने लगा, इसे ही क्या कहते हैं, थर्मल जो है टेम्परेचर इन्वर्जेंस कहते हैं, तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसलिए सर्दियों का कोहरा जो है इसका सही जिम्मेदार है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी इसका जो है वायु अपवाह भी इसका जो है सही कारण है, क्योंकि अगर बात करें पहाड़ों और पर्वतों में वायु अपवाह की बात करें तो जहाँ ठंडी हवा जो है सघन होने के नाते पहाड़ों के नीचे बहती है, ठीक है, ठंडी हवा यानी वैली में, और क्या होता है नीचे के क्षेत्रों में जमा हो जाती है ठंडी हवा, जबकि ऊपरी वातावरण वाला गर्म क्षेत्र होता है, यानी ऊपर जो है हॉट हो और नीचे कोल्ड हो, ये हो जाएगा थर्मल इन्वर्जन। अगर वहीं क्या होता है सामान्य स्थिति में क्या होता है, ऊपर से नीचे जा रही है क्या होता है, नीचे हॉट होगा ऊपर कोल्ड वायु होगी, तो ये होगा नॉर्मल होगा, और वही नीचे कोल्ड और ऊपर हॉट हो जाए तो ये होगा तो थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। इस प्रकार वायु अपवाह भी इसकी समुद्र तल से दूरी भी जो है देखेंगे तो ये जो है इसमें जो है कारण नहीं है थर्मल इन्वर्जन का, क्योंकि बात करें चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी के पार्थिव विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किया जाता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह द्वारा वायुमंडल को, हीट बजट में आपने पढ़ा होगा। समुद्र तल के स्तर से बढ़ती दूरी के कारण तापमान में कमी आती है, इसी तापमान में कमी को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, यानी ऊंचाई की प्रत्येक 1 किलोमीटर की वृद्धि के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस लगभग कमी आती है तापमान में। इस प्रकार देखेंगे समुद्र तल से दूरी सा तापमान व्युत्क्रमण से कोई संबंध नहीं, नॉर्मल लैप रेट से है। ऑप्शन 4 की बात करें तो 4 सही है, क्योंकि साफ आसमान वाले सर्दियों की रात में तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति अच्छी तरह से विकसित होती है, क्योंकि गर्मी पृथ्वी की सतह से निकलती है और वायुमंडल के निचली परतों में गर्म हो जाती है। आपने पार्थिव विकिरण सुना ही होगा, इससे देखें पृथ्वी की सतह ठंडी रहेगी होती है, तो ये भी इसमें आता है। इसमें 1 2 3 सही है, इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन जो है देखेंगे 1 2 4 सही है, सॉरी, तो ऑप्शन ए सही है। 64 की बात करें, 64 में क्या पूछा है, वायु पर कार्य करने वाले बलों के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए की बात करें, निकट समदाब यानी आइसोबार रेखा जो होती है के स्थानों पर में दबाव प्रवणता बल कमजोर होता है। ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण भूभागों पर हवाओं की गति पर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी, कोरियालिस बल दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर विक्षेपित करता है। ऑप्शन डी, कोरियालिस बल का परिमाण अक्षांशीय कोण के समानुपाती होता है। तो इसमें जो पूछा है वायु पर कार्य करने वाले बलों के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है, क्योंकि समदाब जो रेखाएं होती हैं समान दाब वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखाओं हैं, यानी समदाब रेखाएं देखेंगे आइसोबार क्या है, ये है ना, ये जो समदाब रेखाएं हैं प्रेशर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जो आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर, तो इसे ही क्या कहते हैं समदाब रेखाएं कहते हैं, यही कह रहा है। ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि जो समदाब रेखाएं होती समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं, दूरी के संबंध में दबाव में परिवर्तन को दबाव प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं, यानी दूरी के संबंध में जो परिवर्तन होता है उसे क्या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं, ठीक है।
जहाँ समदाब रेखाएं एक साथ बहुत करीब आती हैं, ठीक है, जैसे समदाब रेखाएं बहुत करीब आ गई हैं, तो उसमें क्या होता है, दाब प्रवणता बल क्या होता है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है पीजीएफ जो है क्या हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है। जबकि उन क्षेत्रों में कमजोर होता है जहाँ समदाब रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि घर्षण बल सतह के करीब कार्य करता है, इसका प्रभाव पृथ्वी की सतह से 1 से 3 किलोमीटर दूरी पर कम हो जाता है, पृथ्वी की तुलना में भूमि की सतह पर अधिक प्रभाव डालता है। जो आपको फ्रिक्शन कहाँ होगा, जब कोई फ्रिक्शन करने के लिए उसके पास मौजूद सतह होगी तो वो देखेंगे फ्रिक्शन वहाँ होगा। ऑप्शन 3 इसलिए गलत है कि कोरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे कोरियोलिस बल जो होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, एक जो है आपको उसके अपोजिट साइड जो है आप देखेंगे हवा के अपोजिट साइड जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के उसको कोरियोलिस बल जो उत्पन्न होता है, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी गोलार्ध में यह बल हवा को बाईं ओर विक्षेपित कर मोड़ देता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर क्या करता है, मोड़ देता है, ठीक है। तो हवा की गति जितनी अधिक होगी उसके बाद कोरियोलिस बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 4 जो है इसमें सही है, यानी कोरियोलिस बल का परिमाण जो होता है, कोरियोलिस बल का परिमाण अक्षांश कोण के समानुपाती होता है भूमध्य रेखा के पास, यह वास्तविक रूप से शून्य होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर जो है शून्य होता है, ठीक है। इसीलिए कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा का अनुपस्थित हो जबकि यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। बाकी कोरियोलिस बल क्या होता है ये आप जानते होंगे, जियोस्ट्रॉफिक विंड के डायरेक्शन को जो है मोड़ने के दिशा में काम करता है कोरियोलिस बल, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो इसके अपोजिट साइड में रखता है, ठीक है। और विंड के क्या पैरेलल के लगता है ये आइसोबार के, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर लेफ्ट की ओर मुड़ता है, साउथ हेमिस्फीयर में जो है राइट की ओर मुड़ता है। तो ये देख रहे होंगे ये जो विंड जो है, देखिए विंड कैसे बह रही है, विंड सीधे बह रही है, फिर इसको जो है कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, विंड जो है मुड़ती चली जा रही है। तो इसी में काम करता है विंड को। ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोनिक कंडीशन है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है हवा को मोड़ने का, ठीक है। जब साइक्लोनिक कंडीशन लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाता है तो हवाएं जो है हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की यानी केंद्र की तरफ आती हैं, केंद्र से बाहर से केंद्र की तरफ आती हैं, तो कैसे ये काम करता है, कैसे मुड़ती हैं। और वहीं जब केंद्र से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एंटी साइक्लोन कंडीशन में केंद्र से बाहर की तरफ जाती हैं, तब ये हवाएं कैसे कार्य करते हैं ये आपको इस चित्र में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसमें भी जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में पूछा है। जियोस्ट्रॉफिक पवन जो घर्षण बल की अनुपस्थिति में बहते हैं। ऑप्शन 2 है पवन पर कार्य करने वाले बल केवल दबाव प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस बल और घर्षण बल ही हैं। तो सही उत्तर आपको चूज करना है, ठीक है। अभी मैंने व्याख्या बता ही दी कि ऑप्शन 1 की बात करें तो भू विक्षेपी पवन जो होता है वायुमंडल की अगर प्रकृति की बात करें, ऊपरी वायुमंडल की प्रकृति की बात करें, ऊपरी वायुमंडल प्रकृति में दुर्लभ है और इस कारण घर्षण बल अनुपस्थित है, घर्षण बल अनुपस्थित है। जो दबाव प्रवणता बल है कोरियोलिस बल ही हवा का कार्य करने वाले एकमात्र बल हैं। इन दोनों बलों का प्रभाव ऐसा होता है कि उच्च दाब वाले से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने वाली वायु दाब प्रवणता बल लंबवत दिशा पर विक्षेपित करती है, जैसा आपको फिगर में ऊपर बताया है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड या भूविक्षेपी पवन कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त की दिशा में झुका होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी जो है गलत है, क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल होता है कोरियोलिस बल और घर्षण बल के अलावा जो है नीचे की दिशा में कार्यरत क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा उत्तर सही है, इसमें ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित घटनाओं के बारे में विचार करना है जो भूमंडलीय पवनों के वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। पृथ्वी का घूमना, प्रदोलन करती हुई दाब पेटी यानी ऑसिलेशन प्रेशर बेल्ट, भूमि और समुद्र वितरण। ऑप्शन 4 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ऑप्शन 5 है सन स्पॉट साइकिल, ठीक है। इसमें कौन सी ऐसी जो है कारक भूमंडलीय पवनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो भूमंडलीय पवनों के वितरण के लिए कारक जिम्मेदार की बात करें तो पृथ्वी का घूमना, ये तो आपको पता ही है। वायुमंडल तापमान में अक्षांशीय परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा बात करें पृथ्वी की सतह पर भूमि और समुद्र की जो आकृति होती है वो भी। दाब पेटियों का प्रदोलन, ठीक है, यानी ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। या इसके अलावा बात करें सूर्य के स्थान के अनुसार दाब पेटियों प्रदोलन की बात कर ही ली। और ग्रहों के
पवनों के वितरण को प्रभावित करने वाले के लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव सन स्पॉट जैसे चक्र कारक जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो सन स्पॉट ना ही जिम्मेदार है, ना ही पृथ्वी की चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल। ये टाइड में ज्वार में चंद्रमा और सूर्य द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है उसके लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें 1, 2, 3 जिम्मेदार है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसमें पूछा है व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं जबकि पछुआ पवनें ध्रुवों की ओर चलती हैं। ऑप्शन 2 दिया है अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र की उपस्थित पछुआ पवनों और व्यापारिक पवनों के अपसरण पर होती है। ऑप्शन 3 भूमध्य रेखा के चारों ओर पूर्वा पवनों का प्रभाव होता है। सही उत्तर आपको चूज करना है। इंग्लिश से पूछा है द ट्रेड विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर व्हाइल दैट वेस्टर्लीज ब्लो टुवर्ड्स द पोल। सेकंड है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोर यानी ITCZ इज द क्रिएटेड एट द कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या पूछ रहा है तब आपको आंसर आपको सही है। ITCZ के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन 3 की बात करें द एयर फ्लो अराउंड द इक्वेटर इज द ईस्टर्लीज। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी सीधे गलत है। ठीक है, क्योंकि जो ITCZ होता है या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वह उस बिंदु पर होता है जहां उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पर अपसरण होती हैं या निम्न दाब वाली क्षेत्र की, ठीक है, होती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 सही है, व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर जबकि ये पछुआ ध्रुवों की ओर। ऑप्शन 3 की बात करें, 3 भी सही है, भूमध्य रेखा के चारों ओर बहने वाली व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें जो प्रकृति में पूर्वा पवन हो या उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें क्या सही है, 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। ये है जिस टॉपिक विंड की बात कर रहा है। ठीक है, ये ITCZ है, इंटरट्रॉपिकल जोन की बात कर रहा है। ठीक है, ये है इधर देखेंगे हाई प्रेशर, ये ITSZ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है देखें पूर्वा पवन जो है आके कन्वर्ज हो रही है, इधर वेस्टर्लीज जो है इक्वेटर से पूर्व जो है पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, पोल से ये इक्वेटर की तरफ जा रही है पूर्वा पवन। तो इसकी विशेषता दी गई है, इसको आप लोग जानते होंगे, तो इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68 में जो है प्रेशर शेल दिया गया है और लोकेशन दी गई है। हेडली सेल की बात कर रहा है, उसका उच्च उपोष्णकटिबंधीय, फेरल सेल की बात कर रहा है निम्न उष्णकटिबंधीय, और ध्रुवीय सेल की बात कर रहा है। तो ये क्या है, पोलर यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, लोकेशन कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं क्या ये पूछना चाह रहा है। ये है हेडली सेल। ठीक है, ये मिड लैटिट्यूड या पोलर सेल। ठीक है, अगर हेडली सेल की बात करें, हेडली सेल कहाँ है, हेडली सेल जो है का निर्माण भूमध्य रेखा जो है लो प्रेशर से उपोष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर के मध्य जो है क्या बनता है, पवनों का जो है संचलन के कारण यह बनता है। ठीक है, लो प्रेशर से जो देखेंगे जो पवनों का संचरण होता है, तो ठीक है उसके जो है के कारण ये बनता है। ठीक है, जो ये हेडली सेल है। और फेरल सेल की बात करें तो ये हाई प्रेशर से, ये हाई प्रेशर का जो है बेल्ट उपोष्णकटिबंधीय से उपध्रुवी बेल्ट की बात करें उसके संचलन कारण बनता है। ठीक है, ये है फेरल। और ध्रुवों से ठंडी पवन जब उतरती है तो वो ध्रुवी लो प्रेशर दाब बेटी की ओर बहती है, इसलिए जो है हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ये पोलर सेल बनता है। ठीक है, और यहाँ से जो है फेरल सेल बनता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पूछा है ना, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसमें सुमेलित नहीं है, यानी 1, 2, 3 तीनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा ये जो दूसरा फिगर है इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको जो ये देख रहे हैं तिरछापन, इसमें क्या दिखा रहा है, ध्रुवों पर जो होता है जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, पोल पर जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाती है, ये आपको समझना है। बाकी हेडली फेरल सेल आपको जो है पता ही चल जाएगा, वो आपको समझाई दिया, आपने पढ़ा भी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। महासागरों के ऊर्जा हस्तांतरण में वायुमंडलीय वायु का परिसंचरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 2 है, वायुमंडलीय वायु के महासागरीय धाराओं में ऊर्जा का एक तरफा हस्तांतरण होता है। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। महासागरों के ऊर्जा हस्तांतरण में
वायुमंडलीय वायु प्रसंचरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन एक जो है इसमें दिया गया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन एक की बात करेंगे तो ये एक सही है, क्योंकि महासागरों में ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है वो वायुमंडलीय वायु जो कैसा सर्कुलेशन है उसके हिसाब से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि सामान्य वायु प्रसंचरण जो आपने देखा है ट्रेड विंड और पछुआ पवन, इनकी बात करें तो समुद्र में पानी के संचलन को संचालित करता है, इसलिए पृथ्वी की पूरी सतह पर गर्मी को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विंड्स है, ठीक है, यह उच्च से निम्न अक्षांशों तक ठंडी पवनों का संचलन करता है और विपरीत हेतु संतुलित स्थिति प्रदान करता है। इस प्रकार महासागरों को ऊर्जा ट्रांसफर में वायुमंडलीय पवनों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बार ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि वायुमंडल में समुद्र और पवन के बीच परस्पर क्रिया एक तरफा नहीं होती। वायु राशियों में ऊर्जा और जलवाष्प का अंतरण महासागर की भूमिका को निभाते हैं, ठीक है, तो एक तरफा नहीं होती। तो इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है, तो इसमें जो है सही पूछा है, यानी ऑप्शन एक जो है सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें एल नीनो की घटना जो हमने कई लेक्चर में पढ़ा है, फिर से एक क्वेश्चन नया बना के आया है। एल नीनो की घटना पेरू की ठंडी धाराओं की अनुपस्थिति के कारण होती है, जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन दूसरा था लेकिन मैंने उसका कारण बता दिया था। ऑप्शन दो की बात करें, तिब्बत पर मजबूत उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं भारत में मजबूत मानसून के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन तीन की बात करें, साउथ ऑसिलेशन यानी दक्षिण दोलन की उत्पत्ति उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी महासागर के आसपास परिवर्तन द्वारा होती है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें ऑप्शन एक जो है सही है, ठीक है। एल नीनो का उत्पत्ति प्रशांत महासागर के जल के गर्म होने और ठंडा होने से संबंधित है। ये देख रहे हैं एल नीनो, ये होता है नॉर्मल ईयर में क्या होता है, पेरू का जल ठंडा होता है, ठीक है। पेरू का जल ठंडा है यानी प्रशांत महासागर का, जब वहीं पेरू का जल जो होता है वार्म हो जाए, ठीक है, वार्मर, यानी उस समय एल नीनो की कंडीशन होती है। तो ये बता, गर्म प्रशांत जल जो होता है दक्षिण जो है अमेरिका के पेरू तट के बढ़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या बनता है, जो सर्कुलेशन होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट जो होती है वो क्या होती है, रिवर्स हो गए जो है देखेंगे इसकी तरफ बढ़ता है। तो इसके जो है ठंडे तटीय जल को क्या होता है, पेरू के तट से गर्म जल से बदल हो जाता है। यानी आपने अप वेल एंड डाउन वेलिंग करंट के बारे में पढ़ा ही होगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहे, सपोज यहाँ से इस तरफ जो है गर्म, इस तरफ क्या है, ठंडी हवा, ठंडी जल है, इस तरफ गर्म है, पछुआ पवन चली क्या हो, ये हवा लेकर चली, ठीक है। तो क्या होगा, ये सपोज कोई भी पवन चली तो इधर से आई हवा बही, तो क्या करेगी, जब ये सतह पर चलेगी तो यहाँ से हवा खाली, यहाँ पर जल की सतह जो है खाली इधर बढ़ जाएगी, तो ये इधर जो सतह खाली हुई ठंडी जलधारा वो नीचे की ओर ऐसे बह के आएगी, तो ये एक रिप्लेस करता है हवा। तो यही अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग करंट होता है। इसको आप डिटेल में जो है आपने पढ़ा ही होगा, तो यही पूछ रहा है। तो ठंडे तटीय जल को जो है पेरू के तट से गर्म पानी में बदल देता है। इस घटना को एल नीनो कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो भी सही है, यानी गर्मियों के कर्क रेखा पर सूर्य उत्तर की ओर गति तिब्बती पठार को गर्म होने से निम्न दाब का निर्माण होता है, निम्न दाब क्षेत्र का। इसके कारण पवन ऊपर उठती है और यह तिब्बत के ऊपर एक मजबूत ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनता है, जो प्रकृति में अस्थायी होती है। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जितनी मजबूत होती है, भारतीय मानसून उतना ही अधिक स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन गलत है कि एल नीनो की घटना दक्षिणी ऑसिलेशन यानी दक्षिणी दोलन की घटना से बहुत निकट संबंधित है और यह मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास परिवर्तनों से जुड़ा है। एल नीनो और दक्षिणी दोलन यानी इंसो का संयुक्त प्रभाव दक्षिणी और अमेरिका में बारिश, चीन में बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में सूखा, मानसून के लिए कमी के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार ऑप्शन तीन गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है, एक और दो। यानी इंसो की कंडीशन देखेंगे तो इधर देखेंगे इंसो दिया है, साउथ ऑसिलेशन दिया है, ये एल नीनो नॉन नीनो दिया है, और इसके अलावा देखेंगे तो ये इंसो नेचुरल इंसो का फेस दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे क्या होता है हमने बता दिया, आप इसको चित्र के द्वारा देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के। इसमें दोपहर के समय भूमि से समुद्र की ओर दाब प्रवणता जो है मौजूद होती है। ऑप्शन दो दिया है, पर्वतों में ढलान की ओर वाली गर्म और शुष्क पवनों को जो है कैटाबेटिक विंड कहते हैं, ठीक है। कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन ए की बात करें, स्थल में समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म और ठंडा होने का गुण होता है, जैसा हमने पहले बताया। इसलिए दिन के समय स्थल जल्दी गर्म होता है और निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी लो प्रेशर की स्थिति, ठीक है। जबकि समुद्र क्या होता है, समुद्र की सतह जो है उच्च दाब उपस्थित होती है,
यानी स्थल हो गया, लैंड हो गया, ये हो गया ओशियन हो गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा। इसलिए पवन जो होती है समुद्र से जो क्या होती है, स्थल से क्या होती है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यानी पवनें आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं, क्योंकि दाब प्रवणता क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर होता है, वहीं दूसरी ओर क्या होता है, रात में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर स्थल पे हाई प्रेशर ठंडी होगी और समुद्र क्या होगा, धीरे धीरे जो है गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है पवनें क्या स्थल से जो है समुद्र की ओर बहती है। इसे जो है सागरी समीर कहते हैं, इससे स्थलीय समीर कहते हैं इस कंडीशन को। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 देखेंगे, ऑप्शन 2 भी गलत है। कैटाबैटिक पवनें जो होती है बहुत ठंडी सघन पवन है जो रात के दौरान घाटियों और पहाड़ियों के नीचे बहती है। अब हम आपको बताएं कैटाबैटिक क्या होता है। कैटाबैटिक क्या होता है, जब वायु जो है केंद्र की तरफ आकर इकट्ठा हो जाए, इसे वायु का सिकुड़न समझ लिए, सिंपल लैंग्वेज में कैटाबैटिक कहते हैं। और एडियाबैटिक क्या होता है, जब वायु जो है केंद्र से बाहर की तरफ जाए या ऊर्जा जो है केंद्र से बाहर की तरफ जाए, उसे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक कहते हैं, इसे कैटाबैटिक कहते हैं, ठीक है। तो कैटाबैटिक जो होता है यानी केंद्र जब देखेंगे तो ठंडी सघन वायु क्या होती है जो रात में घाटियों और पहाड़ों के नीचे बहती है। तो पर्वत पार करते समय नमी भरपूर पवनें संघनन वर्षण के कारण बनती हैं। ढलान की ओर ये पवनें शुष्क होती हैं, उतरते समय रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 1 भी गलत है। तो कौन सही है, ना तो 1 ना तो 2। 72 की बात करें तो इसमें फ्रंट के बारे में पूछा है। फ्रंट कैसे, फ्रंट के संबंध में पूछा है। ऑप्शन 1 उष्ण फ्रंट यानी उष्ण वाताग्र तब बनते हैं जब एक उष्ण वायुराश ठंडी वायुराश को आगे धकेल देता है और ऊपर उठता है। ऑप्शन 2 वाताग्र तापमान और दाब में तेज बदलाव के क्षेत्र है। ऑप्शन 3 अधिवृष्टि, ठीक है। अधिवृष्टि की बात करें तो वाताग्र तब बनते हैं जब थोड़ी ठंडी वायु राशियां अपेक्षाकृत ठंडी वायु राशियों के ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है फ्रंट के लिए। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। जब दो वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं तो क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं, ठीक है। यानी इधर जब ये ठंडी वायुराश क्या होती है, कोल्ड वायुराश से ठंडी वायुराश हॉट वायुराश से बनती है, तो ये इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, ठीक है। और जब उनके मिलने का क्षेत्र जो है वाताग्र बनता है, वाताग्र या तो जो है शीतल हो सकता है या तो कोल्ड हो सकता है, ठीक है। ये वार्म फ्रंट हो सकता है या तो कोल्ड फ्रंट हो सकता है, ठीक है। उष्ण फ्रंट की बात करें, वार्म फ्रंट तब बनते हैं जब एक गर्म वायुराश ठंडी वायुराश के नीचे की ओर धकेलता है, ठीक है। इसके कारण गर्म वायुराश का उत्थान होता है। एक शीत वाताग्र तब बनता है जब एक ठंडी वायुराश गर्म वायुराशों को आगे धकेलता है और ऊपर उठता है। इस वाताग्र का निर्माण मध्य अक्षांशों में होता है, ठीक है। ये कोल्ड फ्रंट का है, ये वार्म फ्रंट का है। तो इससे देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, वाताग्र पर तापमान वर्षा तेज परिवर्तन होता है और यह बढ़ती गर्म पवन बादल बनाती है और वर्षा का कारण बनती है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ये गलत है, क्योंकि जब दो शीत वायु राशियाँ एक साथ आती हैं तो उष्ण वायु राशियाँ अपने बीच धकेल देती हैं, तो अधिवृष्ट वाताग्र बनता है, यानी जिससे पवन ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। इसलिए अधिवृष्ट वाताग्र के मामले में वायुराश पूरी तरह से धरातल के ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 गलत है, यानी जो है देखेंगे उसमें ऑप्शन अगर सही पूछा है तो केवल कौन सही है, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कोल्ड और फ्रंट, वार्म फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जो है पूछा है, यानी अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है वे ऊष्मीय रूप से प्रेरित निम्न यानी लो प्रेशर वाले क्षेत्र होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी की बात करें, इनकी उत्पत्ति मध्य अक्षांशों में एक अधिवृष्ट वाताग्र के रूप में होती है, के निर्माण के साथ शुरू होती है। ऑप्शन सी की बात करें, वे एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं और इससे अधिकतम नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन डी, ये चक्रवात भूमि की सतह पर उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी उत्पत्ति का मूल क्या होता है, फ्रंट होता है। फ्रंट यानी वाताग्र होता है, ठीक है। तो इसमें निहित होता है, इनके कारण ये जमीन
पर या समुद्र पर उत्पन्न हो सकते हैं। चक्रवात भूमि की सतह पर उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं, इसके अलावा समुद्र पर भी उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंध चक्रवात की बात करें, वो कहाँ होते हैं? वो जो होते हैं वो समुद्र पे होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहाँ? समुद्र और उस पर दोनों पे हो सकते हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। 74 की बात करें तो इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा है। वे पूर्व की दिशा की ओर यात्रा करने वाले ऊष्मीय रूप से प्रेरित निम्न दाब वाली सिस्टम जो है के चक्रवात होते हैं। ऑप्शन 2 है वे केवल जल निकाय सतह पर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 3 है उन्हें अपने उत्पत्ति के क्षेत्र में किसी भी पूर्व निम्नदाब की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 4 भूमध्य रेखा पर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रकृति में सबसे विनाशकारी होते हैं। तो इसमें कौन सा गलत है कथन, ये आपको बताना है। जैसा अभी हमने बताया जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सिर्फ जो है जल निकाय यानी ओशन पर होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उसमें प्रेरित जो है लो प्रेशर जो है सिस्टम होते हैं। ये तो सही है, वे पूर्व से पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं। तो ठीक है, पूर्व की दिशा की ओर नहीं करते हैं, पूर्व से यानी ईस्ट टू वेस्ट यात्रा करते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है क्योंकि उनकी उत्पत्ति की पूर्व शर्त के रूप में निम्न दाब यानी लो प्रेशर सिस्टम जो पवनें होती हैं वो पहले से मौजूद कमज़ोर वातावरणीय सिस्टम की आवश्यकता होती है। उन्हें समुद्री प्रणाली के ऊपर पवन के ऊपरी संचालन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखिए ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बन सकते क्योंकि कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने पहले ही बताया जो भूमध्य रेखा होती है उस पर कोरियालिस बल शून्य होता है। ठीक है, उसमें कोरियालिस बल शून्य है तो वायु का जो है विचलन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जब यहाँ पर कोरियालिस बल है ही नहीं तो चक्रवात के लिए भी तो एक कोरियालिस बल चाहिए जो उसको गति देती है। ठीक है, तो इस प्रकार जब कोरियालिस बल उपस्थित ही नहीं है भूमध्य रेखा पर, चक्रवातों के गठन के लिए कोई ऐसा शर्त मतलब कोई ऐसा जो स्थित होगी नहीं, यानी कोरियालिस बल कंपलसरी है चक्रवातों के गठन के लिए और एक अनिवार्य शर्त है। ठीक है, इस प्रकार इसमें कौन 1 2 1 3 4 गलत है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो भारत में चक्रवातों के संबंध में पूछा है। ऑप्शन 1 बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की आवृत्ति अधिक होती है जबकि अरब सागर में चक्रवातों में विनाशकारिता अधिक होती है। ऑप्शन 2 अरब सागर में मीठे पानी का प्रवाह की कमी इसकी कम चक्रवाती गतिविधि का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन 3 संचित चक्रवात ऊर्जा में वृद्धि के लिए सतत और समकालीन चक्रवात की घटना जिम्मेदार है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? ठीक है, यानी अकरेंस ऑफ स्टिमुलेशन साइक्लोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन 3 की बात करें। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको हिंदी में कठिनाई हो रही है, इसलिए मैंने बहुत लैंग्वेज में दे दिया है। ऑप्शन 1 की बात करें तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की आवृत्ति और विनाशकारिता अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें जो है अरब सागर में ये सब होता है, आवृत्ति भी अधिक और विनाशकारिता भी अधिक होती है, बंगाल खाड़ी में उसकी अपेक्षा कम होती है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है। अरब सागर में जो है चूँकि अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय भाग में पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में नदियों मीठे पानी का समुद्र के पानी के साथ लगातार मिश्रण होता है, इसलिए ठंडे पानी के साथ मिश्रण को कुछ हद तक रुकता है। यह चक्रवात बनने के लिए सतही जल को गर्म रखता है। तो इस प्रकार अरब सागर में मीठे पानी का प्रवाह की कमी इसकी कम चक्रवाती गतिविधि का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। ठीक है, संचित यानी संग्रह चक्रवात एक चक्रवात की विनाशकारिता का माप है। एक साथ आने वाले 2 या 2 से अधिक चक्रवातों का जो संचित चक्रवात ऊर्जा होती है अधिक होता है और वे अधिक विनाशकारी होते हैं। हाल ही में अरब सागर के एक साथ आए चक्रवातों की घटनाएं जो है आपने देखी होंगी। इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है ना। सी में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 1 और 3। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही है ना? तो 2 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा।
ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अरब सागर के, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करते हैं, ये कुछ वर्ल्ड लेवल पर हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनकी दी गई लिस्ट इसके पहले भी हमने दी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन इन ट्रॉपिकल रीजन में, उसके लोकल नाम है, आप उसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। इसमें पूछा है, ऑप्शन एक है, विश्व मौसम संगठन और यूनेस्केप के ने चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली शुरू की। ऑप्शन दो, अरब सागर जो है साइक्लोन जेनेसिस के लिए अनुकूल परिस्थितियां वाला एक बंद समुद्र है। सही कथन आपको चूज करना है। अगर इसमें ऑप्शन एक की बात करें, ऑप्शन एक सेकेंड, ऑप्शन एक की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग चक्रवात के नामकरण के लिए एक प्रणाली शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। इस सिस्टम के अनुसार हिंद महासागर के चारों ओर 8 देश यानी बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान चक्रवात के नामकरण के लिए उपयोग की जाने वाली नामों का एक सूची देते हैं। तो ये जो है 8 देश जो है जिनकी बात की, इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ये भी सही, अरब सागर को एक बंद समुद्र माना जाता है, इसलिए इस चक्रवातों का निर्माण के लिए अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी खुला समुद्र माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखें। तो ये जो साइक्लोजेनेसिस के लिए अनुकूल जो है यानी चक्रवात की उत्पत्ति के लिए बात कर रहा है, ठीक है, अरब सागर का, तो बंद है तो वो चक्रवात के लिए अनुकूल है, इसी की बात कर रहा है। ये एक क्रम होता है जब ये कोई चक्रवात उत्पन्न यानी जो है टेम्परेट साइक्लोन का ये क्रम है, यानी शीतोष्ण चक्रवात जब फ्रंट बनते हैं उसका जो है 6 चरण होते हैं। यानी चक्रवात जो है साइक्लोजेनेसिस जब होता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है, उसकी जो है लेकर जो है जब यहाँ से कट ऑफ साइक्लोन जो है समाप्त हो जाता है उसकी स्थिति दी गई, इसके पहले भी आया था। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। उसके 6 चरण दिए रहते हैं, स्टेज का जो है मिलान करना रहता है। 77 में देखेंगे, इसमें पूछा है भूमध्य रेखीय जंगलों के आसपास क्षेत्रों को गर्म पवन के वात्रा अधिक होते हैं। ऑप्शन 2 है, चक्रवात की आंख एक तीव्र उच्च दाब क्षेत्र है जिसमें पवन कम होती है। सही उत्तर आपको चूज करना है। ठीक है, तो सही उत्तर चूज करने के लिए आप देखेंगे ऑप्शन एक की बात करें तो लो प्रेशर की बात करें, जहाँ लो अक्षांश है पर वाताग्र नहीं बनता। ये आपको अभी मैंने बताया टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण जो जोन है जहाँ पर जो है ठंडी हवा और गर्म हवा जाकर जहाँ मिलती है वहाँ पर जो है फ्रंट बनते हैं। तो भूमध्य रेखा पर क्या, भूमध्य रेखा पर फ्रंट नहीं बनते, भूमध्य रेखा फ्रंट बनेंगे ही नहीं क्योंकि वहाँ पर तो गर्म है पूरा, ठंडी हवा कोई है ही नहीं। तो ठीक है, तो इस प्रकार सीधे सीधे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि एक चक्रवात सिस्टम की बात करें तो केंद्र में तीव्र शांत और अधोगामी पवन का क्षेत्र होता है, या एक संकीर्ण उच्च दाब क्षेत्र जो अक्सर इस चक्रवात के अंत के साथ खत्म होता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन बी, यानी आपको ध्यान रखना ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो आई होती है ये आई है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है, आई है, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, ये बहुत ज़्यादा शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बीच देखेंगे, ये आई का क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर हवाएं जो है डिसेंडिंग हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हवाएं जो है ठंडी होकर बैठ रही हैं, हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर ठंडी होकर आउटफ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ होती हैं। और एक बात आपको ध्यान, थंडर स्टॉर्म जो बनता है वो समुद्र पर बनता है। ठीक है, ये आई वॉल देखेंगे, ये आई है, ये एक शांत क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैसा क्षेत्र है। इसके अलावा हरिकेन फॉर्मेशन का भी ये कुछ स्टेज दिया गया है, और ये ओशियन पर बनता है हरिकेन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके जो 3 चरण हैं ये भी आपको देख लेना है, कई बार न्यूज में रहता है। 78 की बात करें, इसमें आपको कंसीडर करना कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एंटी साइक्लोन के बारे में, एंटी साइक्लोनिक विंड के बारे में, जो बताया दक्षिणी गोलार्ध में क्या एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करता है। ऑप्शन 2 की बात करें, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करें, पीजीएफ की बात करें, जो समदाब रेखाओं को देखेंगे, कोई हवा बह रही है उसके जो है पैरेलल लगता है, उसकी बात करें। ग्रेटर जो है हॉरिजॉन्टली होता है, फोर्स इज ग्रेटर हॉरिजॉन्टली देन वर्टिकली। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें, इसका हिंदी रूपांतर टाइप मिसप्रिंट हो गया, टाइप नहीं हो पाया। तो अगर एंटी साइक्लोन प्रेशर सिस्टम की बात करें
तो उसकी विशेषता होती है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्या करती हैं, दक्षिणावर्त चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं। ठीक है, यानी चक्रवाती दाब सिस्टम उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वामावर्त पवनों, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणावर्त पवनों की विशेषता होती है। इस प्रकार जो है इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी एंटी साइक्लोन विंड क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है, ये होता है किसमें, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। और वहीं अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ये तो हो गए एंटी साइक्लोन की कंडीशन। अगर वहीं साइक्लोन की कंडीशन की बात करी जाए तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी साउथ एंटी क्लॉकवाइज जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज जो है साउथ हेमिस्फीयर में साइक्लोन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि जो पीजीएफ होता है क्षैतिज दाब प्रवणता बल की तुलना जो है ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल हमेशा अधिक स्पष्ट होता है। हालांकि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति से संतुलित होता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। यानी इसमें देखेंगे कौन सा उत्तर सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है। पीजीएफ मैंने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपको समझाया था इसके पहले। ठीक है, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। ठीक है, ये साइक्लोनिक कंडीशन है जो मैंने आपको बता ही दिया। आप जो है व्हाट इज एंटी साइक्लोन होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, मेड व्हेन एयर सिंक डाउनवर्ड्स। ठीक है, ठंडी हवा जो है नीचे की तरफ सिंक होती है। ठीक है, विंड्स मूव क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गई एंटी साइक्लोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं। टाइड के बारे में बात कर रहे हैं। जो ज्वार होता है समुद्र के स्तर में दिन में 1 या 2 बार जो है मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से चंद्रमा सूर्य के खिंचाव का आवधिक वृद्धि औसत गिरावट को कहते हैं। यानी ज्वार जो होता है समुद्र के स्तर में दिन 1 या 2 बार मुख्य रूप से चंद्रमा या सूर्य के खिंचाव का आवधिक जो होती वृद्धि और गिरावट कहते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, सर्द जल की वह गति है जो पवने और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण बनती है। इसमें कौन सा कथन सही है? आपको पता है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडे की खाड़ी में। और फंडे की खाड़ी को लोकेशन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फंडे की खाड़ी कहाँ है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यानी 1 और 2। यानी अगर बात करें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होता है और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव होता है। ये मून हो गया, पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल है। ठीक है, अब ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल और इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का अगर एक ही तरफ है, ठीक है, एक सीधी लाइन में, तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से क्या होता है? हाई टाइड आता है। ठीक है, तो यही कहा है कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव उत्पत्ति के पीछे मुख्य कारण है, यानी टाइड के। ठीक है, एक अन्य कारक की बात करें तो अपकेंद्री बल। ठीक है, जो केंद्र से देखेंगे केंद्र की तरफ लगता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका खिंचाव का मुकाबला करने के लिए कार्य करता है। इसके विपरीत दिशा में दोनों एक साथ प्रमुख जरी भाग का उभार को जो है बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन 2 की जो है ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि मौसम संबंधी प्रभाव के कारण उत्पन्न पानी की गति को सर्ज कहा जाता है। वे ज्वार से अलग होती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव से उत्पन्न नहीं होते हैं। वे पवने और वातावरण में दाब परिवर्तन का परिणाम होते हैं जो ज्वार की तरह नियमित भी नहीं होती है। ठीक है, यानी सर्ज की ये विशेषता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ए और सी 1 और 2 दोनों सही है। आज क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो महासागरों तापमान के वितरण को प्रभावित क्या क्या करता है? अक्षांश, समुद्र और पानी का वितरण, प्रचलित पवने, महासागरीय धारा। इसके पहले मैंने इसकी व्याख्या बताई है। ठीक है, यानी इसमें जो है चारों जो है महासागर के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा से क्या होता है? ध्रुवों की ओर समुद्र जल का तापमान कम होता है, यह तो आपको पता होगा। यानी 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो वार्म से जो है इधर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। इधर जो है वार्म करंट होती है, इधर जो है आप देखेंगे जो है कोल्ड करंट होती है। तो क्या होता है जब ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो है टेम्परेचर में कमी आती है तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, क्योंकि उत्तर में भूभाग में सांद्रता अधिक होती है। भूभाग की सांद्रता यानी आपको लैंड जो है वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और उच्च तापमान जो भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि थोड़ा उसके उत्तर में दर्ज किया जाता है। यानी हाई टेम्परेचर आपको एकदम भूमध्य रेखा पर नहीं, थोड़ा उसके ऊपर दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार अक्षांश भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमि जल वितरण भी उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में अधिक मात्रा में भूमि के संपर्क के कारण क्या होता है? अधिक गर्मी प्राप्त होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर को, क्योंकि लैंड ज़्यादा है।
तो क्यों, ठीक है, और लैंड ज़्यादा है तो वहाँ पर जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा, इसी कारण इसके आसपास का जल उसी के अनुसार प्रभावित होता है। इस प्रकार समुद्री और पानी का वितरण हो गया। ऑप्शन 3 की व्याख्या करें तो भूमि से महासागरों की ओर चलने वाली पवनें गर्म सतह पर पानी को तट से दूर ले जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। अप वेलिंग डाउन वेलिंग का जो है सिस्टम है, ये आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार तीसरा भी इससे कनेक्ट है। चौथे कि आपको बताया कि महासागरीय जलधाराएं जो है यहाँ से प्रचलित पवनों के द्वारा जो है देखेंगे, महासागरीय धाराएं यहाँ से गर्म जलधारा ऊपर जाती है, ठंडी जलधारा नीचे आती है। इस प्रकार चौथा भी संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है डी इसमें सुमेलित है। तो ये आपका जो है 8 पार्ट 4 था। एक पार्ट और बचा 100 क्वेश्चन में। इसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी भी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन IAS पर मिल जाएगी। आप जो है यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से जो है डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक मिल जाएगा। इसके साथ एक निवेदन और है, आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे मिल सकें। और दूसरा वीडियो जल्द ही अपडेट होने वाला है, तो सो स्टे ट्यून और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और फोकस्ड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।